दुनिया में एक सेंटिमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि जी एक वर्ल्ड वॉर आ सकती है वापस, जी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, ऐसे हो सकता है। क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा भी है कि सुपर पावर्स शिफ्ट्स आ रहे हैं ना, चाइना की पावर ग्रोज एवरी डे, इंडिया भी एक पावर हाउस है, रशिया, और अब ऑब्वियसली जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो रहा है। आपको लगता है दुनिया बहुत चेंज हो गई है क्योंकि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी कहाँ से कहाँ चली गई है, कि एक बड़ी जंग हो ही नहीं सकती, या एक बड़ी जंग क्या ड्यू है कि इतना अरसा हो गया कि नहीं हुई तो लाइकली है कि कभी ना कभी तो हो गई? जंग तो होती है वैसे, अगर हम हिस्ट्री का पैटर्न देखें तो वो कुछ सालों बाद होती है, एक बड़ी जंग होती है। और अगर आप इस वक्त यूएस और यूके की तरफ देखें ना, तो यूके आपको पता ही है कि आज से 60-70 साल पहले जो सुपर पावर थी वो यूके थी, और अभी जो दुनिया का एक बहुत सा बनाया हुआ जो निज़ाम है वो यूके वालों का ही है। तो अभी जो यूके की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। ये यूके की इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं, हम प्री वॉर फुटिंग पर खड़े हैं। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जंग होने वाली है बड़ी, और उसके लिए वो हर साल यूके का जो डिफेंस बजट है उसमें इजाफा कर रहे हैं। यानी कि एक परसेंटेज जो कि कभी 1.5 से भी कम था, 1.5% से कम, वो 2.5% के करीब जा चुका है उनके जीडीपी का, उनका जो डिफेंस बजट है यूके। अभी वो उनका ये ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में, अब ये नहीं पता कि उनको ये यूएस कह रहा है या उनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन यूएस काफ़ी हद तक तो उनके साथ है। यूएस और यूके उनकी एक ही पॉलिसी होती है अगर ग्लोबल देखा जाए, चाइना के अगेंस्ट के, रूस के। अब जब रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बाद ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं यूरोप से, जो प्रो अमेरिकन कैंप है, जो यूके वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि अब हम प्री वॉर फुटिंग के दौर में हैं, और ये अब नेक्स्ट जो फेज़ आएगा ये टर्निंग पॉइंट है, और नेक्स्ट फेज़ अब जंगी होगी। तो इसलिए वो अपने डिफेंस बजट में भी इजाफा कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक जो पानी है एशिया के, वहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए उनके पास ऐसे प्लेयर्स हों, ऑस्ट्रेलिया या जापान की शक्ल में, जो उन पर अटैक कर सकें चाइना पर। तो उनको अब न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जा रही हैं, और ये मुआहदे यूएस और यूके से हो रहे हैं, इनके ऑस्ट्रेलिया और जापान के, चाइना को काउंटर करने के लिए। आपने चाइना की बात की। चाइना मतलब पहले फॉर एग्जांपल बड़ी मशहूर बात यह है कि पाकिस्तान वाज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी, अमेरिका यूज़ करता था हमें सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, डिफरेंट अभी भी करता है। अब खैर कर ले हम तो शायद ये चाह रहे हैं थोड़े से पैसे ही आ जाए डॉलर, लेकिन मेरा सवाल ये कि आपको लगता है फ्यूचर में चाइना हमें इस तरह इस्तेमाल करेगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए? और अगर इस तरह की जंगों की बात हो रही है तो रीजन्स में भी तो, अब जिस तरह इंडिया इज़ एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एक बहुत सो कॉल्ड दुश्मन है, आपने अभी डिस्कस किया। तो ये पूरी जियोग्राफी में हम पाकिस्तान का क्या होगा, हमारी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इधर कैसी है, और हम मीना चाइना अब ये इतने पावर्स आना शुरू हो गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ फिट होंगे। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस तो है बहुत ज़्यादा, कि आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि बाय 2070 we are going to be the 6th largest economy in the world। लेकिन ये रिपोर्टें हमने पहले भी लेकिन ये रिपोर्टें किसी हद तक दुरुस्त इसलिए मुझे लगती हैं क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सिर्फ एक ही एज है यहाँ पे जो पॉपुलेशन का है, और लैंड भी थोड़ी बहुत है। मतलब आप फ्रांस और यूके से तो ज़्यादा लैंड हमारे पास है, जो दो पास्ट की सुपर पावर्स रही हैं उनसे ज़्यादा तो है रकबा हमारे पास, और पॉपुलेशन भी है हमारे पास, एक आर्मी भी है और न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन इकॉनमी की बात करें तो ये प्योरली पॉपुलेशन की वजह से आपकी इकॉनमी का चांस है ऊपर जाने का। बिल्कुल। और हम जिस लोकेशन पर लाया करते हैं पाकिस्तान, वो एक ऐसी जिसे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहा जाता है, उसका फ़ायदा हमें हर 10-15 साल बाद होता है। हम जो वॉर टाइम में हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे क्राइसिस की सिचुएशन है ना, अब आप देखें सऊदी अरब और ईरान दोनों हमारे पास आ रहे हैं। पिछले दिनों सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए थे, और अब ईरान के सदर आए हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान में एक वीक गवर्नमेंट है, सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या रही हैं पिछले कुछ सालों में। हमने खुद बड़ा मतलब इकॉनमी में हमने कितना ख़राब किया अपनी इकॉनमी को, सारी दुनिया ने देखा। पहले लोग मदद ही नहीं कर रहे थे हमारी, लेकिन अब जब ये सारे मुल्कों ने देखा, जब ये मिडल ईस्ट में क्राइसिस खड़ा हुआ है,
तो अब इनको भी चाहिए एलाइज। तो पाकिस्तान उस तरह उस इक्वेशन में फिट होता है कि जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ेगी ना ईरान या सऊदीज़ को अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने की, तो वो एक होता है ना जो प्लेयर जो आपकी टीम को मजबूत करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की इनको ज़रूरत पड़ेगी। और उसी तरह चाइना को भी आपकी ज़रूरत है और उसी तरह यूएस को भी है। लेकिन यूएस एक शर्त रखता है, यूएस कहता है कि इसके लिए आपको जो आपके रीजन के दोस्त हैं उनसे ज़रा कुट्टी करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाइना से सी पैक ना रखें, आप ईरान से गैस पाइपलाइन ना रखें, आप तालिबान से कोई बातचीत ना करें, आप हमारे पास आएँ, हम आपको सब कुछ देंगे। लेकिन अगर हम ये करें, वही वाली बात आ जाती है ना कि पहले ऐसे होता था कि अमेरिका वॉज द डोमिनेंट सुपर पावर। दो चीज़ें इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि जंग से हमें शायद फ़ायदा है हमसे और कुछ नहीं होता तो चलो जंग ही हो जाए। लेकिन दूसरा मैं पूछने वाला था, एक तो रोल है अमेरिका का जो बहुत क्लियर है, चाइना का भी हमने बात की, फिर ब्रिक्स हैं, उससे जियोपॉलिटिकल कोई फ़र्क पड़ा है हमें? जो एक नई मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ, ये जो एक नया इदारा बना है, इससे हमें क्या नुकसान है? नहीं, इसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स की बात अब करना चाहें, अब प्रो रीजन हम उस तरफ आ रहे हैं, डिस्कशन को इस तरफ लेके जा रहे हैं, प्रो रीजन। तो ब्रिक्स बेसिकली बना था ग्लोबल साउथ के मसाइल को हल करने के लिए। जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो अमीर लोग जिनको कहा जाता है, यूरोप, कनाडा, यूएस, जो गोरी चमड़ी कह लें आप, और नीचे है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के हर कॉन्टिनेंट से एक एक मुल्क को चुना गया था कि ये उनकी तर्जुमानी करेगा गरीब लोगों को, मतलब अफ्रीका से एक, एशिया से एक सब कॉन्टिनेंट से एक, उधर से साउथ अमेरिका से, तो सब से एक एक उन्होंने प्लेयर ले लिया। अब वो ब्रिक्स को एक्सपैंड करें, क्योंकि पिछले 15 साल हो गए हैं, 15-20 साल ब्रिक्स को बने हुए, लेकिन अब ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस खुल के सामने आई है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद इन सब ने देखा है कि किस तरह अमेरिका किसी भी मुल्क को घुटनों के बल ला सकता है सैंक्शंस का इस्तेमाल करके। ये हमने रूस के केस में देखा है कि रशियन ओलिगार्क्स के जितने पैसे पड़े थे यूके के बैंक सब जब्त कर लिए। तो अब इनको डर लग गया है कि ये सारे ये जो कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान भी, कि कल को ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब हर कोई ईरान या रशिया तो नहीं होता जो सैंक्शंस को सस्टेन कर लेता है अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो अब ये ब्रिक्स एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाह रहे हैं जिसको रूस और रशिया लीड कर रहे हैं, रूस और चाइना लीड कर रहे हैं। इसमें इंडिया की भी बड़े इख्तलाफात हैं रूस और चाइना से, लेकिन इंडिया की वही बात है ना, उन्हें बादल नखास्ता उसमें साथ देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ब्रिक्स में साथ नहीं देंगे तो फिर ब्रिक्स से एलियनेट हो जाएंगे और उन्हें यूएस के साथ भी अपनी रखनी पड़ती है। तो वो दोनों कश्तियों के सवार रह के चलना चाहते हैं इंडियंस। तो ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस इसलिए अब बढ़ी है कि एक तो ये जो मैंने सैंक्शंस वाली बात की कि अब ये सारे मुल्क अपने आप को सैंक्शन से बचाना चाहते हैं, एक नई करेंसी लाना चाहते हैं कि अगर इन केस इन पर कोई सैंक्शन लग जाए या डॉलर की कोई वो पाबंदी लग जाए तो ये आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें जो दो बड़े इवेंट हुए हैं कि सऊदी इसमें शामिल हुए हैं, यूएई, ईरान, ये इकट्ठे शामिल हुए हैं, दो डिफरेंट सोचों के लोग, सऊदीज़ और ईरान, और उन्होंने तो दोस्ती भी कर लिया, अब आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार कर लिया और बहुत सी रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि ये जो 2024 इस साल रशिया में जो ब्रिक्स समिट होनी है, कजान उनका रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की भी लॉबिंग की जाएगी रूस और चाइना की तरफ से। अच्छा। कि ब्रिक्स में हम, वो तो अब हम पे है कि हम शामिल होते हैं कि नहीं, वो लेने को तैयार बैठे हैं। हम क्यों ना शामिल हों? हमें मैं आपसे एक और सवाल भी पूछता हूँ। अभी जिस तरह अभी रिसेंटली हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे मेहताब हैदर साहब के साथ, जिस पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया की भी कॉन्वर्सेशन चल रही है, थोड़ी सी ट्रेड कंटिन्यू की, दोस्ती की, है ना। एक तरफ बहुत सारे मुल्क ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे से दोस्ती करते हुए, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में जंग चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन में, बाकी इधर उधर बॉर्डर पे भी टेंशन्स चल रही हैं। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है और हर बंदा अपनी नई नई जगह ढूंढ रहे हैं। जी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पिछली थी पीटीआई, जब उनको निकाला गया था तो बोला था कि जी फॉरेन पॉलिसी के लिए निकाला गया था, और खान साहब की बड़ी मशहूर स्पीच है जिसमें वो निकाल के कहते हैं कि हम सर नहीं झुकाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि हम वापस अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोग हैं इन्होंने खान साहब को पावर से हटाया, या हम एक मिक्स्ड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रखेंगे जहाँ हम सऊदी से भी दोस्ती रखेंगे, चाइना से भी, इंडिया से भी, अमेरिका से भी? ये करना हमारी हिस्ट्री में हमने आज तक ये किया नहीं है। तो ये क्या एक नया फ्रेश अप्रोच होगा ट्रेड वाला, या आपको लगता है कि हम इवेंचुअली चाइना के सी पैक और दैट वुड बी आवर फ्यूचर?
ये पाकिस्तान में हमेशा से दो सोचें रही हैं। एक सोच कहती है कि प्रो रीजन, जो वो कहती है कि चाइना, रूस और ये ईरान की तरफ देखो और भूल जाओ अमेरिका को, मतलब भूलो ना, यानी कि उनको आंखें दिखाओ। ऐसे हमीद गुल भी कहते होते थे और भी बड़े लीडर्स आए हैं, वो इसी मिक्स पॉलिसी के तहत चलते थे। और फिर ऐसे भी लीडर्स आए हैं जो कहते थे कि नहीं, अमेरिकन कैंप में होना चाहिए। तो इसलिए अमेरिकन्स भी तंग आ गए थे। वो पाकिस्तानी, उन्हें लगता था इतना धोखा देते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों पे डबल गेम का टैग भी लगा दिया था कि डबल गेम करते हैं, हमारे साथ तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं और अंदर खाते तालिबान से यारियां भी चल रही होती हैं। मतलब बात तो सही है वैसे। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी अगर देखा जाए, कि पाकिस्तान पे इतना प्रेशर रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शायद आदत हो गई है बड़े बड़े मुल्कों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने की। वो अलग बात है कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन इनकी एक आदत हो गई है कि धोखे में रखना। अब देखें ना, अब जैसे रईसी का विज़िट आया, अब बहुत से लोग इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें भी पाकिस्तान एक लेवरेज हासिल करना चाहता है यूएस टॉक्स के अंदर, कि जी हम रईसी से बात कर रहे हैं और अमेरिकन को ये दिखा रहे हैं देखो रईसी से हम मुआहदे कर लेंगे। और जब अगर उधर अमेरिका का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये फिर भाग के अमेरिका की तरफ चले जाएंगे। तो अभी हमारी जो रजीम या गवर्नमेंट है वो अभी ये कोशिश कर रही है कि वापस अमेरिका को थोड़ी आंखें दिखाई जाएं, क्योंकि वो जो आपने बात की इमरान खान वाली कि वो प्रो रीजन, वो किसी हद तक तो दुरुस्त है बात कि वो थोड़ा सा हम यूएस कैंप की तरफ टिल्ट कर गए थे। बहुत से ऐसे थे जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स ग्लोबल जो लिख रहे थे कि पाकिस्तान यूएस ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, लेकिन 2-2.5 सालों में ऐसा लग रहा है कि वो बात उस तरह बन नहीं पाई यूएस के साथ। यूएस को जो आपसे उम्मीदें थी या आपको जो यूएस से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब हम फिर अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए हम अब चाइना वगैरह, ये चाइना, ईरान और सऊदीया की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ लेवरेज आए और फिर यूएस से हम एक बेहतर डील हासिल कर सकें। लेकिन वही वाली बात है ना कि आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था ना कि इंसैनिटी होती है वही गलती वापस करते रहना। हम कब से ये कोशिश कर रहे हैं, कभी चाइना को आंखें दिखाई, कभी अमेरिका को, फ़ायदा तो हो नहीं रहा जी। अच्छा, और दूसरा आप मुझे ये बताएं कि चले पाकिस्तान पे वापस आते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की हमने बात की, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, सोशल मीडिया आ गई। अब आपने देखा जो इजराइल में हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, या इवन जो यूक्रेन में हो रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा कवरेज का फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस दुनिया में जहाँ हम इतनी कनेक्टेड हैं, लोग जंगों को मानेंगे? मतलब अवाम की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट्स तो चाहेंगी पावर, वो चाहेंगी टेरिटरी, वो चाहेंगी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की, लेकिन क्या आवाम चाहेगी इतनी मतलब जो अभी इजराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है, दोनों साइडों से कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? खुशी तो नहीं है ना इसमें। लेकिन पहले उस आवाज़ को उठाना मुश्किल था शायद, अब भी आपको लगता है कि नहीं, अगर चाहें गवर्नमेंट्स ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड अमेरिका या जो भी हैं, दे कैन जस्ट मेक, मतलब जंग हो सकती है इस लेवल पे कहीं भी। हाँ, वो तो आप देखें ना, अब लोगों का तो इसमें कुछ नहीं। अब यूक्रेन में भी नहीं लोग चाहते थे जंग हो, लेकिन वहाँ पे जंग छिड़ गई। जंग का तो कोई पता नहीं लगता। अगर कोई इस तरह के जो वॉर मॉन्गर्स, जो ऐसी लॉबीज़ हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बैठी हुई हैं यूएस में, उनके बारे में बड़ा बात होती है कि वो जंगों को सपोर्ट करती हैं। तो जब वो चाहती हैं तो वो तो जंगों को कर देती हैं। वो तो लोगों का है जो आप शायद बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, कि लोग तो चाहते हैं कि ना हो जंगें। यूके में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन यूएस में हुए इतने बड़े बड़े ये प्रो पैलेस्टाइन। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क, मतलब हाँ, उनको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी एग्जांपल लोग देते हैं ये इराक जंग की, कि टोनी ब्लेयर जब थे तो पूरा यूके निकल आया था कि नहीं इस जंग में पड़ना चाहिए, तो उन्होंने अपने अवाम की नहीं सुनी थी। तो उन्होंने जो लॉबीज़ थी या जो पैसा उस वक्त डाल रही थी, जो जंग की हामी थी, उन्होंने उनकी बात सुनी और वो उसको उन्होंने परसू किया। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब ये है कि यूएस का प्रेसिडेंट थोड़ी सी बैशिंग भी कर देता है इसराइल की, लेकिन अंदर खाते वो सपोर्ट भी जारी रखते हैं। तो वो बस वही गेम है कि ऑप्टिक्स थोड़ी सी अलग, ऑप्टिक्स भी आ गई हैं थोड़ी सी, लेकिन होता वही है जो इनकी पॉलिसीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म। ओपेनहाइमर ने कहा था, वो भी फिल्म भी बड़ी अच्छी आई थी, उस पर पता नहीं आपने देखी? हाँ, तो उसमें वो कहता था कि यार जो मैंने चीज़ बनाई है ना, इसके बाद अब बड़ी जंगें इसलिए नहीं होंगी क्योंकि सब देखेंगे कि क्या
मतलब क्या हो सकता है। Deterrence बिल्कुल, डिटरेंस। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ है उसको देख के ही आपको डर जाना चाहिए। इस दफ़ा अगर आप जिन जिन मुल्कों की बात करें, लॉट ऑफ दीज आर न्यूक्लियर पावर्स, ये तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना। ये जिस पावर्स पे हम अब बैठे हुए हैं, इससे पहले हम नहीं बैठे हुए थे। जंगें अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट लड़ रहा था तो हज़ारों क्या लाखों लोग भी मर रहे हो, मिलियंस भी मर रहे, इस तरह नहीं मार रहे थे। अब तो आप सोइल तक ख़राब कर दोगे। बिल्कुल। पहले वर्ल्ड वॉर 2 में देख लें, मतलब वो स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की जो जंग हुई थी वो एक लिमिटेड स्केल पे होती थी ना, उसमें वो न्यूक्लियर, आप वो सही कह रहे हैं, वो एलिमेंट बाद में आया। तो अब वो सबके पास है, 7-8 कंट्रीज के पास है। तो अब अगर होती है तो फिर तो ये डिटरेंट इनफ नहीं है कि मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ जब मुझे कोई कहता है ना कि यार वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, मेरे जहन में आता है वर्ल्ड वॉर 3 इस दफ़ा जंग नहीं, इस दफ़ा तो ख़त्म शुरू है ना, मतलब इस दफ़ा इससे वापस कैसे आओगे। तो ये एक सिस्टम जो बना हुआ है, इसकी अक्सर मैं ये सोचता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया, मुझे लगता है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर्स ना होते तो हम पता नहीं कितनी जंगें लड़ चुके होते। उसके बाद काफ़ी आप देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों से एक ब्रेक लगा हुआ है जबकि न्यूक्लियर अचीव की। और ये बुरी बात नहीं है, शायद ओपेनहाइमर सही कह रहा था, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है कि दूसरी साइड भी तगड़ी है, आप नहीं करोगे। आप क्यों अपनी जान इस तरह ख़तरे में डालोगे। यह सही बात है, बिल्कुल। आपको लगता है अगले 50 साल में जिस तरह अमेरिका एक सुपर पावर था ना, कि मेरी बचपन में तो ऐसे था और आपकी भी, कि जो अमेरिका कहता था वो होता था, ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन भी था कि कोई और पावर अमेरिका जैसा है। अगले 50 साल में क्या एक नया सुपर पावर अकेला अमेरिका जैसा होगा, या अब बहुत वो हम रीजनल वापस आ जाएंगे कि यार टेरिटोरियल होगा, जैसे पहले अमेरिका से पहले आई डोंट थिंक इस तरह एक यूनाइटेड किंगडम यूके की एम्पायर थी। उसके अलावा देयर वाज ऑलवेज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे एम्पायर्स थी, लेकिन इस तरह नहीं था। द ब्रिटिश एम्पायर शायद सबसे बड़ी थी उससे, और उसके बाद अमेरिका हो गई। आपको लगता है कि एक नया सुपर पावर आएगा? रोमन एम्पायर थी उससे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। तो अभी बात करें तो अब जो एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट कहते हैं कि अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की जानिब बढ़ रहे हैं। कि पिछले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक वो अमेरिका ने अपने आप को एक बदमाश बना लिया कि अब मैं ही डिसाइड करूंगा कि दुनिया में किस किस्म की डेमोक्रेसी होगी, किस किस्म का निज़ाम चलेगा, और जो मेरे निज़ाम के अगेंस्ट जाएगा मैं उसको कुचल दूंगा। जो यूएस ने किया, भी वियतनाम में किया, अफ़गानिस्तान, इराक, जो जिसने इनकी बात नहीं सुनी उसको इसने उड़ा के रख दिया। तो अब जब यूएस ने इन जंगों में बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया और उसी दौरान चाइना अपने आप को खड़ा कर रहा था, मतलब वो इकोनॉमिक माइट में कन्वर्ट हो रहा था, जब उसकी एक वो दौर था चाइना का जब पाकिस्तानीज़ हम पॉलिसीज़ में गाइड किया करते थे चाइना को। हमारा जो स्टेट बैंक है उनके सेंट्रल बैंक को पॉलिसी देता था, मतलब हम चाइना से हमारा अपर हैंड था 60s में। बिल्कुल। और हमने चाइना को मुतारिफ़ करवाया वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना तो आइसोलेटेड था, चाइना तो किसी से बात ही नहीं करता था। तो हम उस वक्त ओपन थे, हमारा स्टेटस उस वक्त ऐसा ही था जैसे आप कह लें कि आजकल इंडिया या सऊदीया का जिस तरह का स्टेटस है, उस तरह पाकिस्तान मतलब एक यूएस से अच्छी बातचीत है, यूरोप से है, जर्मनी को हम चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, डीजल इंजन, तो वो वाला लेवल हमारा था। हमने चाइना को मुतारिफ़ करवाया। उस दौरान यूएस जंगों में मसरूफ़ रहा और चाइना ने अपनी वो बढ़ानी शुरू की। तो चाइना अब इस स्टेज पर आ गया कि वो इकोनॉमिक माइट तो बन चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि 2015 में वो दुनिया की सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। चाइना यूएस को पीछे छोड़ चुका है। आप देखें, चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पूरे अफ्रीका का। यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पहले यूएस होता था, तो यूएस को चाइना मात दे चुका है। आप देखें इन मैदानों में ट्रेड के मैदान में मात दे चुका है। और चाइना का तो सबसे बड़ी हिट वो कोरोना में पड़ी थी लास्ट, उसके बाद उन्होंने फिर रिकवर किया है। लेकिन ये कोरोना से कई साल पहले, 7-8 साल पहले, चाइना अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब वो मनवा चुका हुआ था और अमेरिका को पीछे छोड़। तो इकॉनमी की वजह से और इनका जो BRI का प्लान है जिसमें कनेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इनको डर ये है कि वो समुद्री रास्तों से US नेवी इनको डिस्टर्ब करेगी, तो ये समुद्री रास्ते, अब ये ज़मीनी रास्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो पुराने सिल्क रूट थे उनको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि चाइना अब एक उसके मुकाबले में एक पावर खड़ी हो रही है और मल्टीपोलर वर्ल्ड अब बन रही है। जिस तरह रूस ने पूरे यूरोप को अभी तंग किया है रशिया यूक्रेन जंग में, तो एक उसने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इधर चाइना है
अब इंडिया भी एक सर उठा रहा है, इमर्ज हो रहा है, और एक तरफ मिडिल ईस्ट है। तो अब मेरे ख्याल में अब ये 4-5 पावर के सेंटर्स बन गए हैं, जो अब यूएस और ये ब्रिक्स के बाद, स्पेशली जो ब्रिक्स की एक नई स्टैंडिंग आ रही है कि हम नई करेंसी लॉन्च करेंगे, इसके बाद तो यूएस एक सुपर पावर नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब ने मिलके ये ऐसे इकदाम कर रहे हैं सारे कंट्रीज़ के, यूएस का वो सुपर पावर वाला स्टेटस वो पीछे रह जाएगा। आपने सऊदी की मिडल ईस्ट की बात की, और मीना पे अगर हम थोड़ा सा आएँ तो सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। पहले सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा है जी। अच्छा, अब हम मुसलमानों के लिए ये एक थोड़ी सी डरावनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल कि MBS ये तो क़यामत आ रही है, वो आएगा, किंगडम ऑफ सलमान बन जाएगा, ऐसा वैसा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सऊदी में अभी महीना 2 पहले गया हुआ भी था, बहुत चेंज हो गया है जी, बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, बहुत अमेरिका फ्रेंडली हो गया है। उनकी जो रिलेशनशिप वो, जद्दा गए होंगे? जी जद्दा भी गया था, रियाद भी गया था। लेकिन जब वो देखते हुए मैं सोच रहा था कि ये सऊदी जो चेंज होता रहा है, इससे तो 2 इम्पैक्ट्स आएंगे। एक तो रीजन पे इम्पैक्ट आएगा, और फिर एक आएगा आप कह लें मुस्लिम उम्मा पे। तो जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सऊदी को अपनी रोल मॉडल कंपस इस्तेमाल करते थे ना, कि यार ये हमारा स्टैंडर्ड है। और ये कंपस जब चेंज हो जाएगा तो फिर बाकियों के साथ क्या होगा? पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं ना, जो मुसलमान हैं उनके साथ क्या होगा। अब देखिए, अच्छा मेरा इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है कि शायद हर रीजन के अपने अपने होते हैं हालात व वाक़यात। अब टर्की की बात करें तो उनकी शुरू से अपनी एक अप्रोच रही है, वो सऊदीज़ को नहीं देखते, उनका अपना वो। अभी भी आप टर्की में जाए तो आपको 2-3 फ्लेवर मिलते हैं, इस्लामी टच भी मिलता है। बिल्कुल, इस्तांबुल में 2 साइड हैं, हाँ 2, और वहाँ पे आपको यूरोपियन भी मिलता है। इसी तरह आप आज़रबाईजान जाएं तो वहाँ भी 2 इस तरह के मिलते हैं। मसला वैसे ज़्यादा हमारा ही है, पाकिस्तानियों का ही। पाकिस्तान का मसला इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, सऊदीज़ के साथ मिलके इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को रेडिकलाइज किया है 80s में कि वो हम अभी तक उसके आफ्टर शॉक से अभी तक निकल नहीं पा रहे। जिस तरह बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया था और फ़िरकाबाजी बनाई गई थी, वो आज उसी की रेमिफिकेशंस हमारे सामने हैं। इसको सही होते होते टाइम लगेगा अभी, मतलब हम इतने बुरे नहीं हैं। अब मुझे लगता है इंडिया उस डगर पे चल पड़ा है, वो एक्सट्रीमिज़म वाले जो हम 80s में जिस सिमत में चले थे, तो वो उस एक्सट्रीमिज़म से बाहर निकलना होगा। ये जो तफरकाबाजी है, कोई किसी पे फतवे लगा रहा है, कोई किसी पे, छोटी छोटी बात पे लोग वो भड़क उठते हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें से पाकिस्तान को निकलने में टाइम लगेगा। और सऊदी, ये इसमें बहुत बड़ा किरदार ये सऊदी फंडिंग का भी है जो 80s में इन्होंने की। बिल्कुल। तो वो हमें उधर से जब वो शुरू हुए तो ईरान भी शुरू हो गए थे, फिर ईरानियंस वो अपने जो उनके करीबी मसलक था वो उनको शुरू हो गए थे फंड करना। तो वो एक लड़ाई, वो एक सो कॉल्ड एक फेक किस्म का सुन्नी शिया पाकिस्तान में मसला क्रिएट कर दिया गया था। उससे तो हम बाहर निकल आए हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, उस मसले ने कई वो अंडे दे दिए हैं वैसे कि वो मसले, बड़े मसले ख़त्म हो गए, अब छोटे छोटे मसले अब शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि अब सऊदीज़ जब चेंज होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमने खुद ही, हमारी ऑर्गेनिक बेहतरी आएगी हमारे अंदर, और अब हर मुल्क के अपने हालात हैं। हमने तो मेरा ख्याल दहशतगर्दी की ये जो पूरी जंग हुई है और ये इससे बहुत कुछ सीखा भी है। अब देखें, इंडिया पाकिस्तान करीब है, लेकिन दोनों जगहों पे मुसलमानों के अलग एवोल्यूशन है। इस टाइम वहाँ का जो मुसलमान है इंडिया का, उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं कि वो उनको एक हिंदुत्व से उनको फेस करना पड़ रहा है, उनकी अलग स्ट्रगल्स हैं। जबकि कंट्रीज़ लाइक मलेशिया या टर्की या सिंगापुर कह लें या इंडोनेशिया, ये बड़े, इन्होंने खुद ही इम्प्रूवमेंट किया है कि इन्होंने अपने आप को रेडिकलाइजेशन से निकाला है काफ़ी हद तक। तो वही हमें खुद ही करना पड़ेगा इम्प्रूव। अच्छा, अब रीजन पे आते हैं। सीरिया, यमन में भी मसले चल रहे हैं। उस हिस्टोरिकली गल्फ वॉर हमेशा एक इनके बीच में बड़े मसले रहे हैं, ऑल ऑफ द कंट्रीज़ इन दैट रीजन। इनकी अब सुनने में आता है कि जी एक क्रिएट होगी सॉर्ट ऑफ यूनिफाइड ऑलमोस्ट EU किस्म की एक ब्लॉक वर दे कैन ऑल बी इन वन। हिस्टोरिकली ये कभी नहीं हुआ। और मतलब एमराती है, कतर से, हाँ कतरी है, मतलब वो बहुत एक
उनमें एक हिस्ट्री है, जो अच्छी बात भी है। आपको प्राइड भी है। हाँ, अच्छी बात है कि पेट्रियटिज्म है, प्राइड है, आपकी लिनिएज जिसे कहते हैं वो है। अब इन सबको साथ आना भी आज तक हुआ नहीं है ना, तो ये अब कैसे होगा? और इसका मतलब ये है कि ये दोस्ती वैसी है जो बिकॉज ऑफ सिचुएशन बनी जा रही है, या ये एक लॉन्गर टर्म चीज़ हो सकती है? जी, ये आपने अच्छी बात की है कि वो यूरोप वाला स्टाइल तो शायद कभी भी ना आए, लेकिन जो गल्फ़ है, जो जिसमें ज़्यादातर ये सऊदी शाही ख़ानदान के कज़न्स थे कुछ, कुवैत, बहरीन वगैरह में, तो वो तो मिल के रहते आए हैं पिछले 30-40 सालों में। अब जो नया एलिमेंट आ रहा है इसमें, बीच में सिर्फ इनका फड्डा हुआ था कतर से, बाकी तो ये सारे रह रहे थे। अब जो नया एलिमेंट आया वो ईरान का आया कि ईरान ने भी इनसे हाथ मिला लिया। तो उसमें ये जो एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि चाइना अब इनको समझा रहा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड है, चाइना ने इनको समझाया कि यार ज़रा दोस्ती करके रहो, ये क्यों तुम अमेरिका के पीछे लगे रहते हो, और अमेरिका डिवाइड इतनी दूर से आके डिवाइड क्रिएट करता है। तो ये चाइना अब कोशिश कर रहा है कि ये रीजन इकट्ठा हो। चाइना ने तो इसराइल को भी कोशिश की थी कि इसराइल के अंदर भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स BRI के, तो उन्होंने तो ये भी कोशिश की थी कि ये मतलब ये सऊदी की इनके साथ हो जाए। ये अमेरिका और चाइना का ये एक यहाँ पे दोनों कन्वर्ज होते हैं कि एक ही सोच है कि इसराइल अरबों से दोस्ती कर ले, क्योंकि चाइना चाहता है कि मिडल ईस्ट में अमन आ जाए। तो अमन जब आएगा तो उसकी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, उसको तो मार्केट्स चाहिए, तो वो ये चाइना का मकसद है। तो उसके तहत शायद ये सारा रीजन आप कह सकते हैं कि एक हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ इनको जोड़ के रखना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इकॉनमी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिस पे सारे इकट्ठे हो सकते हैं, और ये कोशिश भी कर रहे हैं। MBS की अगर बात करें तो वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। एक उन्होंने सीरिया के बशारुल असद से हाथ मिलाया, एक उन्होंने यमन में जो अंसारुल्लाह उनसे हाथ मिलाया, और एक उन्होंने ख़ुद ईरानियों से हाथ मिलाया। तो वो उसके पीछे जो ज़्यादा गाइडेंस थी वो चाइनीज़ की थी, ये चाइनीज़ विजडम था कि आप हाथ मिलाएं। और चाइना इवन तालिबान को भी यही समझा रहा है कि ज़रा बंदे के पुत्र बनो, क्या तुम ये लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हो। अच्छा, मुझे एक बात समझाएं। मैं बहुत सारे जो जियोपॉलिटिक्स पे बात करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपर्ट्स बिल्कुल आपकी बात करते हैं कि चाइना एक रोल प्ले कर रहा है दोस्तियों में, कि सबको साथ मिलाओ, एक बड़ा सा ट्रेड रूट बनाओ। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मुझे एक चीज़ समझाएं। एक तरफ आप पूरी दुनिया को कह रहे हो इस तरह दोस्ती करो, दूसरी तरफ आप एक बॉर्डर पे इंडिया से आपकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, कभी आपके जापान से इशू चलते रहते हैं, आप खुद तो उनसे लड़ते रहते हो, और फिर आप रीजनल कह रहे हो कि नहीं सबको ना इस तरह हज़ारों साल पुरानी मसले साइड पे करो और दोस्ती हो जाए। चाइना और इंडिया की जब तक ये टेंशन, और चाइना को क्या फ़ायदा है इंडिया से ये टेंशन रख के? मतलब वो क्यों नहीं अपनी पॉलिटिकल नाव से चीज़ को ख़त्म कर दो? चाइना का इंडिया से जो मसला है वो इसी तरह का है कि ये एक बहुत स्पेसिफिक एरिया पे है। वो कोई उनका लैंड डिस्प्यूट इस तरह नहीं है, बिल्कुल हमारी तरह तो नहीं है। हाँ, लेकिन उनका एक स्पेशल वो एक अक्साई चीन रीजन था जी। वो चाइना इस तरह के मसलों पे ज़्यादा वावेला मचाता था 60s में। अब चाइना भी सीख गया है कि अब वो ज़्यादा 60s में इन्होंने अपना जो इनको रीजन चाहिए था वो इंडिया से ले लिया इन्होंने। अक्साई चीन का रीजन था, 60s में इन्होंने वॉर की, और कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि उस वक्त चाइना ने अयूब खान को कहा था कि आओ तुम उधर से आओ, हम पूरा कश्मीर ले लेते हैं। तो बिल्कुल हामिद मीर साहब ने भी हमारे पॉडकास्ट पे हमें स्टोरी सुनाई थी। तो चाइना ने वो अकेले अक्साई चीन ले लिया था, तो इधर लद्दाख इंडिया के पास रह गया, और उसके जो ऊपर था वो स्कर्दू का जो इलाका है, तो चाइना ने को सिर्फ उसकी है। अब वो भारत अक्साई चीन के पास जो रोड थी ना, वो उधर कुछ कर रहा था एक्टिविटीज़, तो चाइना ने उसको उधर सबक सिखाया कि ये ऐसे ना करो। और दूसरा, एक इंडिया के ये एक्सपर्ट थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि ये जो चाइना ने किया ना, ये हमारे सोल्जर्स को मारा है, इसमें मेन रीज़न ये थी कि चाइना को बड़ा गुस्सा था कि इन्होंने क्यों ऐसी स्पीचेस की हैं, प्रोवोकेटिव स्पीचेस की हैं अपनी असेंबली में, कि हम पाकिस्तान का कश्मीर उन्होंने कहा था हम छीनेंगे और अक्साई चीन भी वापस लेंगे। अच्छा। तो और फिर वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे थे, तो चाइना ने एक तो वो पैगाम दिया, और दूसरा एक तो इधर मसला है, और दूसरा बड़ी दूर है इस जगह से, वो है हिमाचल प्रदेश। वो उस पूरे ही स्टेट को चाइना कहते हैं ये मेरा इलाका है,
तो एक मसला उधर है उनका, तिब्बत। चाइना कहता है वो ये तिब्बत का पार्ट है, तो चाइना उस पर ज़्यादा वो जोर तो नहीं लगाता, लेकिन पॉलिटिकली एक प्रेशर रखता रहता है। और जापान की जो आपने बात की, वो तो प्योरली उनको ज़्यादातर अमेरिका प्रोवोक करता है। अभी देखें ना, ये जो क्वाड का अलायंस बनाया है अमेरिका ने, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और साथ एक और कंट्री है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, और ये बेसिकली चाइना के अगेंस्ट। तो इनको ये वो देना चाह रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें एशिया पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। तो वो जापान इसलिए पंगे करता है, लेकिन उनकी ट्रेड भी आप देखें, ट्रेड इंडिया और चाइना की भी है और चाइना और जापान की भी है। बिल्कुल, बस हम नहीं करते हैं ना, इसराइल ना इंडिया, हम अड़ जाते हैं। अच्छा, हमारे पे वापस आते हैं। आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पता है, मैं आपको कहता हूँ यार, आप जो कहोगे ना, जो भी वज़ीर आज़म, चीफ आर्मी स्टाफ, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, सारी आपकी बात सुनेंगे। क्या वो चीज़ें हैं फॉरेन पॉलिसी में जो पाकिस्तान को आपके ख्याल में पाकिस्तान को करनी चाहिए एक बेहतर पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए या एक बेहतर पाकिस्तान के लिए? हमारी तो ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड मामले में होगी, लेकिन जो आपके राय है, फिर भी हमारी जो सोच है वो ये है कि पाकिस्तान को प्रो रीजन देखना चाहिए, प्रो रीजन अप्रोच अपनानी चाहिए, रीजन फर्स्ट की अप्रोच अपनानी चाहिए। कि जो आपने राहदारियाँ बनाई थी चाइना के साथ मिलके, उनको यूटिलाइज़ करें, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाएं, सेंट्रल एशिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ बैठ के अपने मसले हल करें, ईरान के साथ। आपको लगता है कि हमने अफगानिस्तान वाला डील, जो सिचुएशन हमने हैंडल बहुत बुरी तरीके से की थी? हमने 2021 तक ठीक की थी, जब तक हमने इनकी डील करा के इनको भगा दिया था अमेरिकन को, उसके बाद नहीं सही डील की। जब जिस पे कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट में प्रेशर भी शुरू हुआ था और खान और उनकी फॉल आउट हुआ था, DJSI जो थे उस टाइम पे, वो डील आपको लगता है हमने वो बुरी फॉरेन पॉलिसी की? कौन सी वाली डील? जब निकल रहे थे 2021 आई थिंक 22, उस टाइम पे हमने उनके साथ एक बुरे टर्म्स मेंटेन ना, हम एक टर्म्स पे ना आ पाए अफगानिस्तान के साथ। इससे आपको लगता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारी ट्रेड उधर भी तो कम हुई है ना? हमने ऐसा लगे यही रहा था कि वो सारा कुछ हो गया, जब ये निकल गया अमेरिका, वो सही हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे उस टाइम थी नहीं की हुकूमत PTI की, उसी वक्त मसले शुरू हो गए थे तालिबान की जानिब से, वो बाढ़ काटना शुरू हो गए थे और हमले ये 2021 से ही शुरू हो गए थे। तो वो अब हम नहीं कुछ कह सकते कि डील बुरी थी या नहीं, लेकिन डील बज़ाहिर सही होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही तालिबान की हुकूमत बनती है तो वो पाकिस्तान से मसले शुरू हो गए थे। तो कुछ उनकी भी गलतियां थी तालिबान की, लेकिन मेरे हिसाब से उनको ज़रा अगर आप बिठा के बार बार समझाते, क्योंकि वो थोड़े वो हैं हमारी तरह के कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, तो उनको अगर आप बिठाते आराम से बात करते तो। लेकिन फिर इन्होंने भी क्या किया, पिछले साल उनके वो जो अफ़गानियों को इन्होंने कहा कि वो भी एक गलत अप्रोच है कि फ़ौरन आप कह दो कि जी निकलो पाकिस्तान से, उनकी वो फैमिलीज़ को आप उस तरफ, उसको भी बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते थे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहां हमने भी गलतियां की हैं और कुछ उधर से भी अप्रोच है ऐसी। लेकिन मेरे हिसाब से कि अफ़गान पॉलिसी को भी ज़रा ठंडे दिल से हल करना चाहिए। ये गोले बरसाएंगे अब बात, तो इससे कोई हल नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं खैर ज़्यादा टाइम नहीं आपका और लूँगा, 1-2 मेरे सवाल हैं। एक तो ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये पूरी रीजन्स में वापस जाने की। अच्छा, अगर आप देखें ना, पिछले 21 साल, शायद 10-15 साल, तो एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, हम सब एक हैं, सब पैंट शर्ट पहनेंगे और सब वही TV देखेंगे और सबकी वही मॉरल वैल्यूज़ होंगी। और आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया भी बना शायद इसलिए था ताकि वो आपकी वेस्टर्न अप्रोच के आइडियाज़ ज़्यादा वो कर दे, फ़िल्टर आउट कर दे, ज़्यादा आपकी दुनिया में पहुंचा दे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी उसको US के अंदर भी और बाहर भी फ्रिक्शन आई। ट्रम्प एक बहुत अच्छा मिसाल है इस चीज़ का, फ्रिक्शन के। नहीं भाई, पोलराइजेशन बढ़ गई, कम नहीं हुई। वो जो उनका शायद यूनिफॉर्मिटी का प्लान था वो ख़त्म हो गया, वो नहीं रहा, वो उल्ट हो गया। ये क्या हम इंसान कभी भी यूनिफॉर्म हो नहीं सकते? क्या ये ऐसा है कि जो भी हो जाए, जिस तरह बात होती थी कि रेसिज्म, मुझे कलर नज़र नहीं आता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाप दादे कौन थे या हमारे क्या डिस्प्यूट्स थे, ये जो एक खूबसूरत अमेरिकन ड्रीम थी, ये क्या पॉसिबल ही नहीं है? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर अमेरिका उस टाइम पे जितना पावर उनके पास था आज से 20-25-30 साल पहले,
जिस तरह उनके पास क्लीन स्लेट थी, फिर सोशल मीडिया भी उनके पास, मीडिया भी उनकी ओनरशिप के अंडर, फिल्म टीवी सब कुछ, वो आपको एक पूरा वन विंडो सोल्यूशन था उनके पास। हाँ जी। और उसके बावजूद इंसान ने कहा नहीं, मुझे फ़लाँ बंदा नहीं पसंद, मुझे फ़लाँ बंदा नहीं पसंद, और उन्हीं मीडियम्स के थ्रू उनने मतलब लड़ झगड़ना शुरू किया। बिल्कुल। क्या इंसान कभी भी ऐसा एक यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं आ सकता? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ दिया। 2012 में मुझे याद है जब इंटरनेट नया था ना, तब लोगों की ये अप्रोच थी कि मतलब वही हैप्पी, सब कुछ सही चल रहा है, फ्रेंड्स को ऐड करना। आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें पॉलिटिक्स आती गई है सोशल मीडिया पे, तो 2016 तक वो फिर वो जिसे कहते हैं ना, वो पीक पे पहुंच गई थी वो चीज़। फिर ट्रम्प का, और आप कह सकते हैं इमरान खान का, मोदी का, ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर्स का राइज होता है। और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह पोलराइजेशन का आगाज़ होना शुरू हुआ, कि एक्सट्रीम साइड्स अपना ली गई कि जी ये मेरा लीडर है और यही स्ट्रॉन्ग मैन है, यही मुल्क की वो करेगा। और फिर ऐसे ऐसे मतलब आपको अपने आप हैरान होते हैं कि आपके अपने दोस्तों में, अपने ख़ानदान में जो 90s में जिन लोगों को आप समझते थे सब एक जैसे लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं, सबका असल चेहरा बाहर आया। सब एक्सट्रीम, सब छुपे हुए थे, सब छुपे हुए थे। फिर वो आपको ईद के दिनों में आप देखते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, आपको पता लगता है अच्छा यार ये अंकल की ये साइड भी थी, वो नून लीग को किस तरह सपोर्ट करते हैं, वो पीटीआई को किस तरह। तो वो ये सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा एक किरदार अदा किया है कि पहले लोग नहीं इस तरह करते थे, ये सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि फिर एल्गोरिदम भी यही करता है ना, वो आपको एको चेम्बर बनाता है ना। हाँ, जो आपने देखना है वही दिखाता रहेगा, वही दिखाएगा, उसका वो मजीद रीइंफोर्स होता जाएगा, उसका जो आइडियोलॉजी है बंदे की, वो चेंज होने के बजाय वो और स्ट्रेंथन होती है। तो वो फिर एक्सट्रीम एक वो स्टैंस ले लेता है एक बंदा, तो वो फिर उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसकी फिर पॉलिसी को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यही हमने यूएस में देखा है, ट्रम्प वगैरह में, और फिर हर जगह पे हम यही देख। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मज़े की बात यह है कि इस सब के बाद पोलराइजेशन, अमेरिका का प्लान था पोलराइजेशन ख़त्म करने का, यूनिफॉर्मिटी लाने का, ग्लोबलाइजेशन लाने का, तो एक्सट्रीम चली गई, वो एक्सट्रीम चली गई। अब मुझे लगता है पोलराइजेशन शायद मेरी ज़िंदगी में तो इससे ज़्यादा नहीं थी। अब तो हर बंदे की, मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो चाय वाले से नफरत है। अब क्यों मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मेंटली हम इस और इसलिए भी मुझे कभी कभार डर ये रहता है कि जब आप ऐसे एक एनवायरनमेंट पे आ जाते हो ना, तो जंगें फिर होती हैं, क्योंकि आपने वो वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि दूसरी साइड को इंसान देखो, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, बेशक आपका मज़हब कुछ, आपका रंग कुछ, हम एक ही हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, मतलब ये एक बड़ी स्केरी कॉन्सेप्ट है। ये सही आपने कहा कि जंगें इसी वजह से हुई हैं, हिटलर ने भी इसी वजह से जंग शुरू की थी, वो कि सुपीरियॉरिटी की बेस पे, बिल्कुल, कि हम बेहतर हैं, हमारी पार्टी बेस्ट है, उसने चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो इसका हल यही है कि एक बैलेंस अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनना चाहिए और एक्सट्रीम साइड नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मसला ये है ना कि मिडिल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और लेफ्ट और राइट बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे आखिरी जो सवाल पूछना चाह रहा था और उसके बाद लेट यू गो, यूएन जैसी चीज़ बनी, अब आपको नज़र आ रहा है क्या कर रही है यूएन इसराइल में, मिसाल के तौर पे क्या कर रही है डिफरेंट चीज़ों में, उनके तो अपने लोग बेचारे मारे जा रहे हैं। हाँ, मतलब पावरलेस हो गए। मैं ये सोच रहा था उस दिन कि कभी ज़िंदगी में ऐसा एक इदारा आया है जहाँ आप कह लें डिप्लोमेसी दुनिया की कोई एक जगह कर पाई हो सक्सेसफुली। आज नहीं चले रोमन एम्पायर में कभी हम, मतलब मैंने कभी ऐसे सुना नहीं है। क्या कैसे हो भी सकता है कि एक इदारा आपका, मतलब समझ लें एक जिस तरह कोर्ट होता है ना, मैं और आपकी डिस्प्यूट हुई, हम कोर्ट गए, वैसे तो ये यूएन का काम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है ही है, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल में है, और बिल्कुल ये सारी चीज़ें बनी भी तो हैं नाम की, लेकिन क्या इन पे कभी अमल हुआ है? कभी भी हिस्ट्री में, आज नहीं तो कभी भी नहीं। हिस्ट्री पे अमल तो नहीं हुआ, हमेशा से हमने यही देखा है कि ताकतवर जो है वो अपना एक अपर हैंड ज़रूर रखता है इस तरह के इदारों पे, और वो अपनी मनमानियाँ भी करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि किसी भी पावरफुल एंटिटी को मनाना, मतलब कायल करना कि ऐसा ना करो, क्योंकि जिसके पास पावर है वो नशे में धुत होता है, पावर के नशे में। तो ये हिस्ट्री रही है इंसानों की कि जहाँ पावर है वहीं ताकत, और वहीं इंसाफ भी उसी तरफ जाता है, इंसाफ का जो पलड़ा है उसी तरफ जाता है, कि वो भी डर जाते हैं। अभी आप देखें
अभी पाकिस्तान में हम सुन रहे थे कि जी जजेस को वो डराया धमकाया जा रहा है। इंडिया में भी मतलब इंडिया का मीडिया इतना हमें अच्छी चीज़ें दिखाता है और हम हर वक्त हम दिखाते हैं इंडिया की अचीवमेंट्स भी, लेकिन इंडिया कभी मैं देख के हैरान हो गया कि मोदी सरकार भी जजेस को डराती है। वहाँ भी यही सीन चल रहा है, बांग्लादेश में भी यही चल रहा है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में आप देखें तो इस वक्त एक ही पैटर्न है, वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन वही है, ऑपोजिशन को डराओ। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, जजेस को डराओ, और जो मतलब जिसे कहते हैं ना जो बैलेंस और जो सही बात है वो नहीं करने दी जा रही। जो पावर है उसकी वो प्रिवेल कर रही है। और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सेम स्टोरी है इस वक्त।